एवरीवन, मैं हूं विजय मोदी और आप सबका वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मोदी केमिस्ट्री क्लासेस पर। दोस्तों, आज का अपना जो टाइटल रहने वाला है क्लास का वो है जीरो टू हीरो। जीरो टू हीरो, इसका मतलब ये है कि जो बच्चा आज पहली बार केमिस्ट्री पढ़ रहा है, जिसको केमिस्ट्री की बेसिक नॉलेज भी नहीं है, जिनको जीरो से भी पता नहीं है कि केमिस्ट्री में क्या पढ़ा जाता है, तो उनके लिए आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। क्योंकि आज की क्लास में मैं आपके लिए लेकर आया हूं सबसे बेसिक चीजें, जहां से केमिस्ट्री स्टार्ट होती है, उन चीजों के बारे में छोटे छोटे पॉइंट्स जो आपको आगे बहुत मदद करने वाले हैं और आपको केमिस्ट्री में हीरो बना देंगे। तो आज की क्लास से जुड़े रहिए, क्योंकि आज की क्लास में हमारे बहुत बेसिक कंसेप्ट जैसे व्हाट इज एटम, परमाणु क्या है, व्हाट इज आयन, व्हाट इज एलिमेंट, व्हाट इज कंपाउंड, व्हाट इज आइसोटोप, समस्थानिक क्या है, समभारिक यानी आइसोबार्स क्या होते हैं, आइसोटोन क्या होते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होते हैं। ये छोटी छोटी बेसिक जानकारियां लेकर आज की क्लास आपके सामने। तो हमारी क्लास के साथ जुड़े रहिए और बेसिक कंसेप्ट लेकर फिर से आपके साथ हाजिर होंगे। लेकिन उससे पहले आप ये छोटे छोटे कंसेप्ट को समझना ना भूलिएगा। ये छोटे छोटे कंसेप्ट ही आपको इनमें बड़ा एक योगदान देते हैं। तो जुड़े रहिए हमारी क्लास के साथ और हमारे चैनल को, हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलिए और साथ में सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू। तो चलिए, आपका वेलकम है फिर से मोदी केमिस्ट्री क्लासेस पर। जैसा कि मैंने बताया आपको कि आज हम करने वाले हैं केमिस्ट्री के सबसे बेसिक कंसेप्ट, जो सबसे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो हमें केमिस्ट्री जब स्टार्टिंग करते हैं तो हमें पता होना चाहिए। तो उनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं और आपके लगभग हर जगह पूछे जाते भी हैं। जैसे मैं स्टार्ट कर रहा हूं, सबसे पहले एटम, जिसे हम परमाणु भी बोलते हैं। व्हाट इज एटम और परमाणु, परमाणु क्या होता है? तो सबसे पहले मैं बता दूं कि परमाणु के बारे में सबसे पहले एक भारतीय वैज्ञानिक, एक भारतीय ऋषि मुनि थे, महर्षि कणाद। महर्षि कणाद ने अपने रिसर्च में परमाणु या एटम के बारे में अपना वर्णन किया है। उसके बाद अभी नवीन जो साइंस है, प्रेजेंट साइंस है, उसमें एक आ जाता है कि परमाणु के बारे में, एटम के बारे में है, वो साइंटिस्ट डॉल्टन ने इसके बारे में अपने डिस्क्राइब किया है अपने थ्योरी के अंदर। तो महर्षि कणाद ने इसके बारे में क्या बताया है और डॉल्टन ने इसके बारे में क्या बताया, मैं उसके बारे में बता देता हूँ। महर्षि कणाद ये कहते हैं कि जब भी हम कोई द्रव्य या मैटर या पदार्थ, जब भी हम कोई द्रव्य या पदार्थ को, चाहे वो कितना भी बड़ा है, उसको अगर हम छोटे छोटे भागों में तोड़ते जाएं, ब्रेक करते जाएं, तो लास्ट में एक ऐसी स्टेज आती है जिसके बाद उस एटम को या उस पदार्थ को या उस मैटर को और ज्यादा ब्रेक करना इम्पॉसिबल हो जाता है। वो उस पदार्थ का सबसे छोटा पार्ट होता है। तो किसी भी मैटर या पदार्थ को जब हम ब्रेक करते जाते हैं, तोड़ते जाते हैं, तो लास्ट में एक ऐसा कण, ऐसा पार्टिकल प्राप्त होता है जिसको हम और ज्यादा छोटा नहीं कर सकते। ऐसे पार्टिकल को महर्षि कणाद ने उस समय एटम कहा था। तो ये जो एटम की डेफिनेशन है, ये बहुत पुरानी, बहुत पुराना रिसर्च है। लेकिन उस समय क्या, साइंस इतना ज़्यादा डेवलप नहीं था, तो उनका जो ये रिसर्च है वो किसी साइंस और की बुक में पढ़ने को नहीं मिलता है। लेकिन प्रेजेंट साइंस में जो है, न्यू साइंस में जो है, उसमें डॉल्टन का एटॉमिक थ्योरी हम पढ़ते हैं। डॉल्टन ने एटम के बारे में अपने एटॉमिक थ्योरी के अंदर बताया है, जिसे हम डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी या डॉल्टन का परमाणु सिद्धांत कहते हैं। इसमें डॉल्टन कहता है कि जो एटम होता है वो अनब्रेकेबल है या अनडिविजेबल है, अविभाज्य होता है। यानी हम किसी भी एटम को और ज्यादा डिवाइड या विभाजित नहीं कर सकते। एटम किसी भी कंपाउंड का या मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा पार्टिकल होता है। तो ये क्या है, एटम के बारे में है। तो अगर अपने एटम के बारे में अगर कोई पूछे तो हम ये कहेंगे कि एटम
किसी भी मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल होता है जिसे हम और ज्यादा डिवाइड नहीं कर सकते। एक ही एलिमेंट के, अपने को पता है कि पेरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स अब तक मिल चुके हैं, 118 तत्व अभी तक मिल चुके हैं। हर एक एलिमेंट का इनफाइनाइट एटम्स होते हैं, हर एक एलिमेंट का इस नेचर के अंदर, यूनिवर्स के अंदर क्या है, इनफाइनाइट एटम्स है, जो उसका सबसे छोटा पार्ट होता है। और एटम होता है वो एक किसी भी मैटर का फ्री पार्टिकल होता है, सबसे फ्री पार्टिकल है, जो किसी के साथ जुड़ा हुआ नहीं होता, किसी से उसको कोई मतलब नहीं होता। ये छोटे छोटे जो एटम होते हैं, ये एटम ही आपस में मिलकर मॉलिक्यूल, कंपाउंड या आयंस, इनका निर्माण करते हैं। तो एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी मैटर विच कैन नॉट बी डिवाइडेड मोर, या परमाणु किसी भी पदार्थ का वह सबसे छोटा कण होता है जिसे और ज्यादा विभाजित नहीं किया जा सकता। जैसे अपने पास एक कार्बन एलिमेंट है, अब हम कहें कि कार्बन एलिमेंट का एटम क्या होगा, तो कार्बन एलिमेंट के एटम है वो कार्बन है। इस कार्बन एटम में क्या होते हैं, दो सेल्स होती है, इनमें से 6 इलेक्ट्रॉन्स में से 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेल में, बचे हुए जो 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो सेकंड सेल में क्या है, रोटेट करते रहते हैं। ये क्या है, सेंटर इसका न्यूक्लियस होता है। तो ये क्या है, इस कार्बन एलिमेंट का कार्बन एटम है। आए समझ में दोस्तों? अब सेकंड लेते हैं एलिमेंट्स। एलिमेंट क्या होता है, व्हाट इज एलिमेंट? एलिमेंट को हिंदी में बोलते हैं तत्व। तत्व क्या होता है? तत्व सेम एटम्स का ग्रुप होता है। जब बहुत सारे एक जैसे एटम एक साथ गैदर हो जाते हैं, एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं, तो उस पूरे ग्रुप को हम ये कहते हैं कि वो उस एटम का एलिमेंट है। जैसे मान लो आपके पास क्या है, बहुत सारे हाइड्रोजन एटम्स है, एक साथ बहुत सारे हाइड्रोजन एटम आपके आसपास आ गए, तो हम इन सब को ये कहेंगे कि ये क्या है, ये पूरा ग्रुप है वो हाइड्रोजन एलिमेंट का है, हाइड्रोजन तत्व है। बहुत सारे कार्बन आपके इकट्ठा हो रखे हैं, तो हम कहेंगे कि ये कार्बन एलिमेंट के एटम्स हैं। बहुत सारे नाइट्रोजन इकट्ठा हो रखे हैं, ये नाइट्रोजन के एटम्स हैं। जब बहुत सारे एक जैसे एटम्स होते हैं तो उसे हम एलिमेंट बोलते हैं। तो ग्रुप ऑफ सेम एटम कोल्ड एलिमेंट। और पेरियोडिक टेबल में अब तक साइंटिस्ट ने 118 एलिमेंट्स यानी 118 एलिमेंट्स की डिस्कवरी की है, जिनमें से नॉर्मली क्या है, 92 एलिमेंट्स तो क्या है, नेचुरल है, और बचे हुए जो एलिमेंट्स है, रिमेन्स एलिमेंट्स है, वो क्या है, सिंथेटिक है। सिंथेटिक का मीन्स क्या है कि ये तो साइंटिस्टों ने बनाए हैं, और उनमें से 92 एलिमेंट्स है वो रियल में यूनिवर्स में पाए जाते हैं, उसी फॉर्म में जिस फॉर्म में हम उनको पढ़ते हैं। फिर आते हैं अपने मॉलिक्यूल में। मॉलिक्यूल को हिंदी में हम बोलते हैं अणु। मॉलिक्यूल क्या होता है, तो हम इसको इस प्रकार डिस्क्राइब कर सकते हैं एक सिंपल सी लैंग्वेज में, कि जब एक जैसे एटम, सेम एटम आपस में ऐड हो जाते हैं, ज्वाइंट हो जाते हैं, कोई बॉन्ड बना लेते हैं, तो उनसे जो नया मैटर बनता है उसको हम मॉलिक्यूल कहते हैं। आया समझ में? जब एक जैसे एटम आपस में गैदर होकर आपस में बॉन्ड बना के एक नया पदार्थ या नया मैटर बनाते हैं, तो उसे हम मॉलिक्यूल कहते हैं। जैसे मैंने फर्स्ट एग्जांपल में दिया है कि यहाँ पर ये जो फर्स्ट है ये ऑक्सीजन एटम है, सेकंड वाला भी क्या है, आपके ऑक्सीजन एटम है। दो ऑक्सीजन एटम आपस में जुड़े हुए हैं, तो ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है। इस सेकंड वाले एग्जांपल में 3 ऑक्सीजन आपस में जुड़े हैं, तो हम ये कहेंगे कि ये क्या है, ओजोन का मॉलिक्यूल है। अगर 2 हाइड्रोजन एटम H+H अगर आपस में जुड़ जाएं तो ये H2 बनाते हैं, तो हम कहते हैं कि ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है। अगर 2 नाइट्रोजन आपस में जुड़ जाएं
तो आपस में जुड़कर वो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल बनाएंगे। अब ये जरूरी नहीं होता कि हमेशा दो ही एटम्स आपस में जुड़ते हैं तो मॉलिक्यूल बनता है। बहुत सारे एटम भी जुड़ सकते हैं, जैसे फास्फोरस का जो मॉलिक्यूल होता है उसमें 4 फास्फोरस होते हैं, वो आपस में ऐड होते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, तब जाके क्या है फास्फोरस का एक मॉलिक्यूल बनता है P4। ऐसे सल्फर का जब मॉलिक्यूल बनता है तो उसका फॉर्मूला होता है S8। सल्फर का एक मॉलिक्यूल S8 होता है जिसमें 8 सल्फर आपस में क्या है बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहते हैं। तो सेम मॉलिक्यूल्स जब आपस में जुड़ते हैं, सेम एटम्स जब आपस में जुड़ते हैं तो वो मॉलिक्यूल बनाते हैं। फिर इसके बाद अपने आते हैं आयंस। आयंस को हिंदी में भी हम आयन ही बोलते हैं। व्हाट इज आयंस? आयन क्या है? जब कोई, अभी तक हमने जो जितने मॉलिक्यूल और एटम पढ़े ये सारे क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, मीन्स उदासीन होते हैं। उदासीन का मीन ये होता है कि इनमें जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही उनमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो एटम या पार्टिकल होता है वो हमेशा न्यूट्रल रहता है, यानी उदासीन रहता है। क्योंकि प्रोटॉन क्या है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। तो सेम जब अपोजिट चार्ज बराबर होता है तो वो एक दूसरे का इफेक्ट खत्म कर देता है। तो वो एटम में क्या होता है, ना तो पॉजिटिव चार्ज का इफेक्ट आता है ना ही नेगेटिव, इसलिए वो एटम क्या होता है, उदासीन होता है। लेकिन अगर कोई एटम अपने टोटल इलेक्ट्रॉन में से एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर दे, यानी मुक्त कर दे, तो उस एटम में क्या होता है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, सेम नहीं रह पाती। जैसे हम बात करें अगर एक सोडियम की, तो सोडियम में क्या होते हैं, 11 ही तो इसमें प्रोटॉन होते हैं और 11 ही इसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब मान लो अगर सोडियम क्या करे, एक इलेक्ट्रॉन को अपने निकाल दे, रिलीज कर दे, तो सोडियम के ऊपर क्या है, एक प्लस चार्ज आ जाता है। जब कोई एटम अपने इलेक्ट्रॉन को मुक्त करता है तो जितने इलेक्ट्रॉन वो रिलीज करता है उतने उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज शो किया जाता है। अब इस सोडियम प्लस में क्या होंगे, प्रोटॉन तो अभी भी इसमें 11 है, लेकिन क्योंकि अपना एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर चुका है तो अब इसमें क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, 10 ही होंगे। तो ऐसा जो एटम है जिसके ऊपर कोई चार्ज आ रखा है, ऐसे एटम को हम क्या कहते हैं, आयन बोलते हैं। अब ये पॉजिटिव चार्ज क्या शो करता है, पॉजिटिव चार्ज ये शो करता है कि इस पूरे एटम के अंदर क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, यानी एक प्रोटॉन जो पॉजिटिव चार्ज होता है, एक प्रोटॉन जाता है कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की कंपेयर में। इट मीन्स इसमें इलेक्ट्रॉन कम है, आप ऐसे भी बोल सकते हो। अब जैसे ऑक्सीजन है या फ्लोरीन है, फ्लोरीन के पास क्या होते हैं, 9 प्रोटॉन होते हैं और 9 ही क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन अगर फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले, यानी ग्रहण कर ले, अगर कोई फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले, एक्सेप्ट कर ले, तो उसके ऊपर क्या एक नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो अब क्या होता है, प्रोटॉन तो उसमें अभी भी 9 ही है, लेकिन अब उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो नॉर्मल से एक ज्यादा है। तो ऐसा एटम जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है अपने आउटर सेल में, बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन ले लेता है, ऐसे एटम के ऊपर भी एक चार्ज आ जाता है, नेगेटिव चार्ज, ऐसे एटम को भी हम आयन बोलते हैं। तो जब कोई न्यूट्रल एटम, उदासीन परमाणु इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दे, मुक्त कर दे या ग्रहण कर ले, तो जो नया एटम बनता है जिसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज होता है उसे हम आयन बोलते हैं। आयन 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है पॉजिटिव आयन, यानी धनात्मक आयन। पॉजिटिव आयन क्या होता है, जिस एटम के पास पॉजिटिव चार्ज होता है, धनावेश होता है, या जिस एटम के पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, उन्हें हम पॉजिटिव आयन कहते हैं। जैसे H+, Be2+, Be3+, C+4, Al3+। तो ये सारे क्या है, पॉजिटिव आयन है, क्योंकि इनके पास क्या है, जितने प्लस है उतने इलेक्ट्रॉन्स की कमी है।
और दूसरा होता है नेगेटिव आयन। नेगेटिव आयन क्या होता है, जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, ग्रहण करता है, तो उसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाते हैं, तो उसके पास क्या है, जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए उतने उसके ऊपर नेगेटिव यानी ऋणावेश आ जाता है। तो ऐसा जो एटम होता है उसे हम नेगेटिव आयन कहते हैं, जैसे F माइनस, Cl माइनस, O2 माइनस, N3 माइनस, ये सारे क्या है, नेगेटिव आयन है। इन्हें हम ऋणात्मक कण बोलते हैं, और ऊपर वाले जो है जिनके ऊपर धनावेश होता है उन्हें पॉजिटिव आयंस कहते हैं। ये कभी न्यूट्रल नहीं होते, इनके पास या तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं या कम होते हैं। ऐसे जो एटम्स होते हैं अकॉर्डिंग टू थ्योरी ये अनस्टेबल होते हैं, ज्यादा देर इस फॉर्म में ये यूनिवर्स के अंदर रह नहीं सकते, इसलिए ये क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और आपस में क्या होते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं और कंपाउंड या कोई मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं, अस्थायी होते हैं साइंस। ठीक है दोस्तों, अब लेते हैं कंपाउंड। व्हाट इज कंपाउंड? कंपाउंड को हम बोलते हैं यौगिक। यौगिक क्या होते हैं दोस्तों? तो अगर हम डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी की बात करें, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, तो उसमें डाल्टन ने कंपाउंड यानी यौगिक की डेफिनेशन बताई है। डाल्टन ये कहता है कि जब दो या दो से ज्यादा अलग अलग प्रकार के एटम, जैसे एक ए है, एक बी है और एक सी है, जब दो या दो से ज्यादा अलग अलग प्रकार के एटम आपस में एक फिक्स रेशियो के अंदर एक निश्चित अनुपात में जुड़ते हैं, आपस में ज्वाइंट होते हैं, कोई बॉन्ड बनाते हैं, तो उनसे जो नया मैटर बनता है, उस बनने वाले नए मैटर को हम कंपाउंड बोलते हैं। ये इसकी डेफिनेशन होती है कि दो या दो से ज्यादा प्रकार के डिफरेंट एटम जब आपस में ऐड होते हैं, तो कंपाउंड कब बनता है, जब एक से ज्यादा प्रकार के एटम जुड़ते हैं। और जुड़ते समय अपने को ये ध्यान रखना होता है कि उनका जो रेशियो है जुड़ने का, वो पहले से फिक्स होता है, यानी उनका जो अनुपात है एटम्स का, कि कौन सा एटम किस रेशियो में जुड़ेगा, उनके जुड़ते समय उनका द्रव्यमान या मास का रेशियो क्या होगा, वो पहले से फिक्स होता है। जैसे जब दो हाइड्रोजन एटम और एक ऑक्सीजन एटम आपस में जुड़ता है, तो फिक्स है कि वो जुड़ते समय हमेशा क्या करेंगे, वाटर का ही फॉर्मेशन करेंगे, जल ही बनाएंगे। जब भी एक नाइट्रोजन को जोड़ने के लिए 3 हाइड्रोजन अवेलेबल होते हैं, तो फिक्स है कि वो आपस में जुड़ते समय क्या करेंगे, अमोनिया का ही फॉर्मेशन करेंगे। ये भी फिक्स है कि जब एक कार्बन दो ऑक्सीजन एटम के साथ जुड़ती है, तो वो हमेशा CO2 ही बनाता है। अब इसमें ये चीज भी है कि जुड़ने वाले जो मैटर पदार्थ है वो एटम भी हो सकते हैं या कोई मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। जैसे ये CO2 फॉर्मेशन की जो रियल इक्वेशन है वो ये होती है कि जब एक मोल कार्बन का एटम एक मोल ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से जुड़ता है, तो यहां पर क्या है, कार्बन तो एटम फॉर्म में और ऑक्सीजन क्या है, मॉलिक्यूल फॉर्म में। तो एटम और मॉलिक्यूल भी जुड़ सकते हैं, एटम और एटम भी आपस में जुड़ सकते हैं। तो जो नया मैटर बन रहा है उस मैटर को हम क्या कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं। कंपाउंड के बहुत सारी प्रॉपर्टीज यानी गुण होते हैं जिनके बारे में हम आने वाली क्लास में पढ़ने वाले हैं। फिर हम चलते हैं और ज्यादा बेसिक जो हमें इनके बारे में पता होना चाहिए। व्हाट इज एटॉमिक नंबर, व्हाट इज प्रोटॉन एंड व्हाट इज इलेक्ट्रॉन्स। हमें ये पता है कि एक एटम जब बनता है तो उसके जो न्यूक्लियस होता है उसमें पाए जाते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और उसके अराउंड क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन से वो रोटेट करते हैं अपनी सेल्स के अंदर, अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड थ्योरी और बोर थ्योरी। ये भी हम क्या करने वाले हैं, अपनी अगली क्लास में पढ़ने वाले हैं। अब इसमें हमें 3 वर्ड यूज करने हैं। एटॉमिक नंबर क्या होता है? तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि पेरियोडिक टेबल जो है, आवर्त सारणी जो है, उसमें क्या है, हर एक एटम को एक नंबर दिया गया है, वो क्या है, उसका एटॉमिक नंबर कहलाता है। एटॉमिक नंबर को हम क्या करते हैं,
जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल जेड से इसको दर्शाते हैं। जैसे हाइड्रोजन को 1 नंबर पे रखा गया है तो हम कहते हैं कि इसका एटॉमिक नंबर 1 है, हीलियम को 2 नंबर पे रखा गया है तो ये एटॉमिक नंबर 2 है, लिथियम को 3 नंबर पे रखा गया है तो एटॉमिक नंबर 3 है। तो जिस एलिमेंट को जितने नंबर पे रखा गया है वो उसका एटॉमिक नंबर है। अब बात ये आती है कि एटॉमिक नंबर दिया किस बेस पे गया है, तो ये जो एटॉमिक नंबर है ये रियल में क्या है, उस एटम के अंदर या उस परमाणु के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन है। जिस एटम के अंदर जितने प्रोटॉन थे उसको उसी नंबर पे रखा गया है। इसका मतलब क्या है, हाइड्रोजन को 1 नंबर पे क्यों रखा गया है, क्योंकि हाइड्रोजन में प्रोटॉन क्या होता है, एक ही होता है। हीलियम को 2 नंबर पे क्यों रखा गया है, क्योंकि हीलियम में क्या होते हैं, प्रोटॉन 2 ही होते हैं। लिथियम को 3 नंबर पे क्यों रखा गया है, क्योंकि लिथियम में 3 प्रोटॉन होते हैं। कार्बन को 6 नंबर पे क्यों रखा गया है, क्योंकि कार्बन में नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 ही होते हैं। तो जिस एटम को में जितने प्रोटॉन होते हैं उस एटम को पेरियोडिक टेबल में उतने ही नंबर पे रखा गया है। इट मींस एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर रियल में उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी एटम का जो एटॉमिक नंबर होता है जेड, वो रियल में उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, यानी उसमें प्रोटॉन के नंबर होते हैं जिसे हम स्मॉल पी से शो करते हैं। आया दोस्तों समझ में? तो जिसमें जितने प्रोटॉन थे उसको उतना ही एटॉमिक नंबर दिया गया है। तो जेड होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होता है। प्रोटॉन किसी भी एटम के न्यूक्लियस में पाए जाते हैं जो पॉजिटिव चार्जेबल पार्टिकल्स होते हैं, यानी धनावेशित कण होते हैं प्रोटॉन। अब बात आती है इलेक्ट्रॉन्स की। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिव पार्टिकल्स होते हैं जो उस नाभिक के या न्यूक्लियस के चारों तरफ राउंड क्या करते हैं, कंटिन्यूअसली रोटेट करते रहते हैं, घूमते रहते हैं और उस न्यूट्रल को क्या है, उदासीन बनाते हैं। उस कंपाउंड को या एटम को क्या करते हैं, न्यूट्रल बनाते हैं, उदासीन बनाते हैं। अब बात ये आती है कि कोई भी न्यूट्रल अगर एटम है, अगर कोई भी न्यूट्रल एटम है तो उसमें इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, तो आपको क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी याद करने की नीड नहीं है। आपको बस पता होना चाहिए कि उस एटम का एटॉमिक नंबर क्या है, क्योंकि जिसमें जितना एटॉमिक नंबर होता है उसमें उतने ही रियल में प्रोटॉन होते हैं। और अगर वो एटम न्यूट्रल है, उदासीन है, तो जितने उसमें प्रोटॉन है उतने ही उसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। आया समझ में दोस्तों? तो एक न्यूट्रल एटम में क्या होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं, और वही उसका क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है। जैसे अपने को ये पूछ ले कि कार्बन है, इसमें एटॉमिक नंबर क्या है, जेड की वैल्यू क्या है, इसमें प्रोटॉन कितने हैं और इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो हम ये देखते हैं कि कार्बन 6 नंबर पे आता है तो इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 6 है। अब अगर ये न्यूट्रल उदासीन एटम की बात हो रही है तो इसमें जितना इसका एटॉमिक नंबर है उसमें उतने ही प्रोटॉन है, उसमें उतने ही क्या है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसका मतलब ये है कि उदासीन एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और परमाणु संख्या, परमाणु क्रमांक, यानी एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, सेम होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब आपको कोई न्यूट्रल एटम की बजाय आपको कोई पॉजिटिव या नेगेटिव आयन दे देता है, धनावेशित या ऋणावेशित कण दे देता है, और अब इसमें आपको ये पूछता है कि इसमें एटॉमिक नंबर क्या होगा, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे। तो सबसे पहले नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर की बात करें तो हमें पता है कि सोडियम है वो 11 नंबर पे आता है, तो इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 11 है। इसमें प्रोटॉन कितने होंगे, तो दोस्तों प्रोटॉन को कभी कम ज्यादा नहीं किया जा सकता, प्रोटॉन और एटॉमिक नंबर तो हमेशा सेम ही होते हैं, क्योंकि प्रोटॉन को एटॉमिक नंबर बोला गया है। तो अगर इसका एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक 11 है तो इसमें प्रोटॉन भी क्या होंगे, 11 ही होंगे, 11 ही होंगे। बट इलेक्ट्रॉन को हम एटम से निकाल भी सकते हैं और एटम को दे भी सकते हैं, तो इलेक्ट्रॉन कभी चेंज हो सकता है आयन के अंदर। तो इस पे हम देखते हैं कि एक पॉजिटिव चार्ज आएगा सोडियम के ऊपर,
तो एक पॉजिटिव चार्ज का मतलब ये होता है कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन क्या है, कम है। तो जितने प्रोटॉन है उससे एक इलेक्ट्रॉन कम है, इसका मीन ये है कि यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, 10 ही है। अगर मैं बात करूं N3- की, नाइट्रोजन के ऊपर 3- इसे नाइट्राइड आयन बोलते हैं। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो नाइट्राइड आयन का एटॉमिक नंबर क्या होगा, तो हमें पता है कि नाइट्रोजन 7 नंबर पे आता है, तो इसका एटॉमिक नंबर 7 होगा। प्रोटॉन कभी चेंज हो नहीं सकते, तो जितना एटॉमिक नंबर है उतना ही प्रोटॉन है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कम ज्यादा हो सकते हैं। तो इसमें नाइट्रोजन के ऊपर क्या है, 3- है, मीन्स इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो 7 प्रोटॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेकिन 3 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो इट मीन्स नाइट्रोजन 3- के पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, 10 है। आया दोस्तों समझ में? तो आपके लिए एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं कि आपको क्या करना है, एल्यूमिनियम 3+ में नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और एटॉमिक नंबर, ये आपको फटाफट कमेंट बॉक्स में आपको इसके आंसर को करना है। ये आपके लिए क्या है, होमवर्क है। अभी फटाफट देखिए और इसको सॉल्व करके तुरंत अपने को कमेंट बॉक्स में क्या है, अपने कमेंट करना है, मेरे को आंसर बताना है। अब चलते हैं एटॉमिक मास नंबर और न्यूट्रॉन। एटॉमिक मास नंबर क्या होता है, न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं। तो रदरफोर्ड ने और बोर ने ये बताया था कि किसी भी एटम का जो न्यूक्लियस होता है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, और उसके अराउंड क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन से वो रोटेट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूट्रॉन की। न्यूट्रॉन्स क्या है, न्यूट्रॉन किसी भी एटम के न्यूक्लियस में यानी नाभिक में पाए जाने वाला एक ऐसा पार्टिकल कण है जो न्यूट्रल होता है, मतलब उदासीन होता है। एटम के अंदर एक ही ऐसा पार्टिकल है जिस पर क्या है, कोई भी चार्ज नहीं होता, यानी न्यूट्रॉन्स होते हैं वो नाभिक में पाए जाने वाले वो कण है जो उदासीन होते हैं। न्यूट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। ये फिक्स नहीं होता कि जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही न्यूट्रॉन होंगे, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कम ज्यादा हो सकते हैं। अब बात आती है एटॉमिक मास की। एटॉमिक मास नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास नंबर को हम कैपिटल ए से शो करते हैं, जिसे हम कहते हैं परमाणु द्रव्यमान संख्या। परमाणु द्रव्यमान संख्या क्या होती है, तो रदरफोर्ड ने जब अपना मॉडल दिया था तो रदरफोर्ड ने कहा था कि किसी भी एटम का जो टोटल मास है वो उसके न्यूक्लियस में रहता है, उसके नाभिक में रहता है। तो हम ये जानते हैं कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 2 पार्टिकल पाए जाते हैं। तो अगर हम किसी भी एटम के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ दें तो वो उसके मास यानी द्रव्यमान के बराबर होगा। तो एड ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन कॉल्ड एटॉमिक मास नंबर। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो योग है उसे ही हम उस परमाणु का परमाणु द्रव्यमान संख्या कहते हैं। अब आपको करना क्या होता है, आपको जब हम बात करते हैं कि किसी एटम में कितने प्रोटॉन, कितने इलेक्ट्रॉन, कितने नंबर है, तो आपको क्या करना होता है, किसी भी एटम के लिए एक एटॉमिक नंबर याद रखना होता है कि वो कितने नंबर पे आता है। अगर आप एटॉमिक नंबर को याद रख लेते हो तो आपको ना तो उसमें प्रोटॉन को याद रखने की जरूरत है, ना ही इलेक्ट्रॉन्स को याद रखने की जरूरत है, क्योंकि एटम के अंदर, उदासीन एटम के अंदर क्या होता है, ये तीनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, सेम होते हैं। तो अगर आपको एटॉमिक नंबर पता है तो आप प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पता कर सकते हो। अब बात आती है एक तो न्यूट्रॉन की और एक एटॉमिक मास की, कैपिटल ए की। तो इनमें से आपको क्या करना होता है, कोई एक चीज याद रखने की जरूरत है। ज्यादा मोस्ट क्या होता है, ज्यादा मोस्ट एटॉमिक मास है जो कई बार आपके यूज में आता है, बहुत बार यूज में आता है। तो आप क्या करो, अब इन दोनों में से क्या करो, एटॉमिक मास को याद रख लो कि किस एटम का एटॉमिक मास कितना होता है। वो कैसे निकालते हैं, मैंने बता दिया कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ऐड करते हैं तो आपको पता चलता है। तो आपको न्यूट्रॉन चाहे तो आप न्यूट्रॉन याद कर लो, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ के आप एटॉमिक मास निकाल सकते हो।
नहीं तो आप क्या करो, डायरेक्ट एटॉमिक मास याद रखो किसी भी एटम का। नॉर्मली अगर आपको 118 सारे एलिमेंट्स का याद नहीं होता है तो कम से कम 30 एलिमेंट्स, जिंक हाइड्रोजन से लेकर जिंक तक के एलिमेंट्स का तो एटॉमिक मास याद ही रखो। ये आपके बहुत यूज आता है, बार बार यूज आएगा जब भी आप न्यूमेरिकल या ऐसे कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हो। तो आपको करना क्या है, एटॉमिक मास याद रखना है। अब न्यूट्रॉन का क्या होगा, तो जैसे ही आप एटॉमिक मास याद रखोगे, हमें फॉर्मूला पता है कि A बराबर होता है P+N। तो अगर हमें एटॉमिक मास पता है, प्रोटॉन पता है, तो हम न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं। तो न्यूट्रॉन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो उसका एटॉमिक मास यानी परमाणु द्रव्यमान है, उसमें से मैं क्या करूंगा, प्रोटॉन को माइनस कर दूंगा, यानी उसका जो एटॉमिक नंबर है, परमाणु क्रमांक है, उसको मैं अगर माइनस कर दूं एटॉमिक मास परमाणु द्रव्यमान में से तो क्या होता है कि उसका न्यूट्रॉन भी पता चल जाता है। तो आपको मास याद है, आपको परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर याद है, तो मास में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर दो, आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा प्रोटॉन कितना होता है। जैसे अगर हम हाइड्रोजन की बात करें कि हाइड्रोजन में कितने न्यूट्रॉन्स होते हैं, तो हमें पता है कि हाइड्रोजन में मास यानी द्रव्यमान होता है वो 1 होता है, हाइड्रोजन का मास 1 होता है, और हाइड्रोजन 1 नंबर पे आता है, इसलिए इसमें प्रोटॉन भी 1 होता है। तो इसमें न्यूट्रॉन कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, मास में से प्रोटॉन को माइनस कर देंगे, तो मास भी 1 है, ये भी 1 है, तो इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। आपको मैं ये बता देता हूं कि पूरी पेरियोडिक टेबल में एक ही एलिमेंट ऐसा है, तत्व ऐसा है जिसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं होता, और वो है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एकमात्र ऐसा तत्व है जिसमें न्यूट्रॉन क्या होते हैं, 0 होते हैं। आए समझ में दोस्तों? और भी इसके बारे में एग्जाम्पल मैं आगे बताने वाला हूं आपको। अब आता है कंप्लीट सिंबल ऑफ एन एटम। किसी भी परमाणु का पूर्ण प्रतीक क्या होता है। एक परमाणु को अगर हम लिखें तो हम क्या करते हैं, हमेशा उसका केवल साइन यानी चिन्ह लिखते हैं, उसके नाम का जो फर्स्ट लेटर होता है वो लिखते हैं, लेकिन उससे हमें किसी परमाणु की कंप्लीट इंफॉर्मेशन जानकारी नहीं मिलती। तो अगर हमें किसी एटम की को कंप्लीट लिखना है तो उसको लिखने का तरीका ये होता है कि आपके पास जो भी एटम है, जैसे मान लो कोई एटम है एक्स, इसके बारे में हमें कंप्लीट जानकारी चाहिए, तो हम जब उस एटम का साइन यानी चिन्ह लिखते हैं तो सबसे पहले उसके बेस में, उसके आधार में लेफ्ट साइड में नीचे की तरफ हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ एटॉमिक लिख देते हैं। आपको क्या करना है, उसके नीचे उसका एटॉमिक नंबर या उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि दोनों इक्वल होते हैं, तो ये लिख देना है, और इसके ऊपर की तरफ आपको क्या करना है, उसका एटॉमिक मास लिख देना है। तो इससे क्या होगा, आपको उस एटम के बारे में कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी। ये इसका कंप्लीट होता है। और अगर कोई एटम पे कोई चार्ज आया हुआ है, चाहे वो प्लस हो माइनस हो, तो उस एटम के ऊपर राइट साइड में क्या है, आपको उस चार्ज को लगाना होता है। जैसे हमें कहता है हाइड्रोजन का कंप्लीट सिंबल लिखो या साइन लिखो, तो हाइड्रोजन का साइन होता है H, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है 1, ये इसका एटॉमिक नंबर भी है, और इसमें इसका द्रव्यमान यानी मास भी होता है 1। तो ये क्या है, इसका कंप्लीट सिंबल है। अगर हमें हीलियम का कहे तो हीलियम का साइन होता है He, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी प्रोटॉन होते हैं 2, इसमें एटॉमिक मास नंबर होता है 4। अगर हमें कार्बन का कहे तो कार्बन का साइन होता है C, नीचे मैं लिखूंगा 6 और ऊपर मैं लिखूंगा 12, यानी ये 6 इसमें इसका परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर भी है, और इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन भी है, और ये जो 12 है ये इसका मास है। ऐसे हम किसी भी एटम का कंप्लीट सिंबल लिख सकते हैं। अब इनसे हमें क्या जानकारी मिलती है, अगर हमने कंप्लीट सिंबल लिखा है तो उससे आप उसका एटॉमिक नंबर Z पता कर सकते हो, आप उसका नंबर ऑफ प्रोटॉन पता कर सकते हो, आप उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता कर सकते हो, आप उसका मास नंबर बता सकते हो, आप उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी बता सकते हो। जैसे हाइड्रोजन के लिए कह रहा है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, तो ये जो नीचे लिखी हुई संख्या होती है ये इसका एटॉमिक नंबर ही होता है, यानी इसका एटॉमिक नंबर 1 है। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है, तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। फिर आता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो ये जो नीचे ये एटॉमिक नंबर भी है, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी होता है। तो हाइड्रोजन का में 1 प्रोटॉन होता है, हीलियम में 2 प्रोटॉन्स होते हैं,
और कार्बन में प्रोटॉन 6 होते हैं। फिर आता है इलेक्ट्रॉन। तो क्योंकि ये सारे एटम मैंने जो लिखे हैं वो ये सारे उदासीन है, न्यूट्रल है, तो जितने उसमें प्रोटॉन है उतने ही एटॉमिक नंबर है, उतने ही इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो नंबर है ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी शो करता है। तो सेम चीज हो जाएगी इसके लिए, किसी भी न्यूट्रल एटम में ये तीनों चीजें सेम होती है। अब बात आती है मास की। तो हाइड्रोजन का मास क्या है? तो ऊपर वाला जो नंबर होता है ये मास को शो करता है। तो हाइड्रोजन का मास 1 होता है, हीलियम का मास 4 होता है, कार्बन का मास 12 होता है। न्यूट्रॉन की अगर हम बात करें, न्यूट्रॉन्स की अगर मैं बात करूं तो आपको करना क्या है, न्यूट्रॉन के लिए मैंने फॉर्मूला बताया कि ऊपर जो एटॉमिक मास है इसमें से आप क्या करो, नंबर ऑफ प्रोटॉन को माइनस कर दो। तो 1 - 1, तो हाइड्रोजन का जो ये एटम मैंने लिखा है इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 0 है। इसमें न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे? तो 4 - 2 = 2, तो इसमें न्यूट्रॉन 2 होंगे। कार्बन में कितने न्यूट्रॉन होंगे? तो 12 - 6 = 6 हो जाएंगे। ये इनके बारे में क्या है, इंफॉर्मेशन। अगर यहाँ पर कोई ऐसा सिंबल दे दे जिसपे कोई चार्ज लगा हुआ है, जैसे मान लो अपने को ये कह रहा है कि Na+, अब इसका कंप्लीट सिंबल क्या होगा? ये सोडियम है वो 11 नंबर पे आता है, तो यहाँ पर 11 लिखा जाएगा, और इसका एटॉमिक मास नंबर 23 होता है, तो इसका 23 लिखा जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब क्या होता है, अपने को ये पूछ रहा है कि इसमें एटॉमिक नंबर कितना है, तो ये एटॉमिक नंबर 11 पे आता है। इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? तो वो भी 11 है। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? अब यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इनके बराबर नहीं होंगे, क्योंकि इस एटम के ऊपर एक प्लस चार्ज लगा हुआ है। तो प्लस चार्ज ये बता रहा है कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन कम है, तो उन्हें तो इसमें 11 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, लेकिन एक कम है, इसलिए इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? 10 ही है। फिर आता है एटॉमिक मास। तो ऊपर लिखा हुआ है एटॉमिक मास कितना है, द्रव्यमान। तो सोडियम का द्रव्यमान 23 होता है। फिर इसमें आता है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो आप क्या करो, एटॉमिक मास में से नंबर ऑफ प्रोटॉन माइनस कर दो। तो 23 में से अगर 11 माइनस करूं तो ये आ जाएगा 12। तो ये होता है इनका कंप्लीट सिंबल, और कंप्लीट सिंबल से हमें क्या है, इसके बारे में कंप्लीट जानकारी भी मिल जाती है। अब अपने चलते कुछ अलग चीजों में। फर्स्ट अपने हैं आइसोटोप। ये भी बहुत बेसिक चीजों में है जो मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। आइसोटोप को हिंदी में हम बोलते हैं समस्थानिक। व्हाट इज आइसोटोप? समस्थानिक क्या है? दोस्तों, यूनिवर्स के अंदर बहुत सारे एलिमेंट ऐसे देखे गए हैं जिनमें क्या होता है, एक से ज्यादा फॉर्म में पाए जाते हैं, जिनके बहुत सारे रूप होते हैं। और उन सब रूपों में क्या है, डिफरेंस क्या होता है? जैसे कोई एक एलिमेंट है ए, अब ये नेचर के अंदर क्या है, 3 रूपों में पाया जाता है। एलिमेंट एक ही है, लेकिन इन तीनों में कॉमन चीज क्या है? तीनों में कॉमन चीज ये है कि इनका प्रोटॉन एक जैसा है। मान लो इसका प्रोटॉन नंबर x है, इसका भी प्रोटॉन नंबर x है, इसका भी प्रोटॉन नंबर x है, लेकिन तीनों एलिमेंट का जो मास है, जिसे हम a से शो करते हैं, इनका मास अलग अलग है। जैसे इसका मास a है तो इसका मास b होगा, और इसका मास क्या होगा? c होगा। तो ये जो एक ही एलिमेंट के बहुत सारे रूप है, फॉर्म्स है, ये एक दूसरे के क्या है, आइसोटोप या समस्थानिक कहलाते हैं। तो समस्थानिक की अगर मैं डेफिनेशन दूं तो दोज एटम या दोज एलिमेंट विच हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी जिनमें प्रोटॉन सेम होते हैं बट डिफरेंट एटॉमिक मास, लेकिन जिनका मास यानी द्रव्यमान होता है वो अलग हो, तो वो क्या है, एक दूसरे के आइसोटोप कहलाते हैं। अगर मैं बात करूं कुछ आइसोटोप की, तो सबसे इंपॉर्टेंट आइसोटोप जो है वो होता है हाइड्रोजन के। यूनिवर्स के अंदर हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स पाए जाते हैं, जिनका कंप्लीट सिंबल है 1H1, 1H2 और 1H3। अब इसमें अगर बात करें तो तीनों हाइड्रोजन सेम है, एक ही एलिमेंट के, लेकिन तीनों में प्रोटॉन भी सेम है। लेकिन फर्स्ट जो हाइड्रोजन है इसमें का मास यानी 1 है, इसका मास 2 है, इसका मास क्या है, 3 है। तो इनका मास नंबर है 1 है,
इसका मास नंबर 2 है, इसका मास नंबर 3 है। या आप बोल दो कि इनमें न्यूट्रॉन अलग अलग है, फर्स्ट वाले में न्यूट्रॉन 0 है, 1 - 1, इसमें न्यूट्रॉन 1 है और इसमें न्यूट्रॉन क्या है, 2 है। तो ऐसे जितने भी एटम है एक एलिमेंट के जिनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम हो, नंबर ऑफ मास या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अलग हो, उन्हें एक दूसरे के क्या है, आइसोटोप कहते हैं। अब ये हाइड्रोजन के आइसोटोप इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि इन्हें नेम भी दिया गया है। हाइड्रोजन का जो फर्स्ट आइसोटोप है इसे हम प्रोटियम बोलते हैं, प्रोटियम, और इसका साइन सिंबल दिया गया है स्मॉल p। दूसरा जो आइसोटोप है हाइड्रोजन का उसे हम ड्यूटेरियम बोलते हैं, इसे सिंबल दिया गया है D। और जो तीसरा आइसोटोप है इसे हम ट्राइटियम बोलते हैं और इसे सिंबल दिया गया है T। तो ये हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। इनमें से ये जो ड्यूटेरियम वाला यानी सेकंड वाला हाइड्रोजन है, क्योंकि इसका जो मास है वो नॉर्मल हाइड्रोजन के मास से थोड़ा ज्यादा है, डबल है, इसलिए हम इसको हैवी हाइड्रोजन के नाम से भी जानते हैं। हैवी हाइड्रोजन मीन्स भारी हाइड्रोजन भी कहते हैं, ठीक है। और ये जो थर्ड वाला हाइड्रोजन है ये क्या होता है, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। और रेडियो एक्टिव एलिमेंट होने के कारण क्या होता है, ये बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, बहुत कम मात्रा में होता है, इसलिए ये हम नॉर्मली इसको यूज नहीं करते। तो हाइड्रोजन के 2 एलिमेंट सबसे ज्यादा यूज आते हैं, एक प्रोटियम और एक ड्यूटेरियम। जब वाटर के अंदर हाइड्रोजन का सेकंड वाला आइसोटोप यानी समस्थानिक आ जाता है तो उस समय वाटर का जो मास होता है, मोलर मास, एक वाटर का जो मॉलिक्यूल होता है वो नॉर्मली 18 ग्राम का होता है। लेकिन जब उसमें हाइड्रोजन का सेकंड वाला आइसोटोप आ जाता है जिसे ड्यूटेरियम कहते हैं, तो हम उसको क्या करते हैं, डी से शो करते हैं। तो उसमें क्या होता है, क्योंकि एक हाइड्रोजन 2 ग्राम का हो जाता है तो उसका जो मोलर मास होता है वो भी बदल कर क्या होता है, 20 ग्राम का हो जाता है। तो नॉर्मल जो वाटर होता है वो तो उसका तो एक मोल 18 ग्राम का होता है, जबकि जो हैवी हाइड्रोजन वाला जो वाटर होता है वो 20 ग्राम का एक मोल होता है। ऐसे ही कार्बन के भी 3 आइसोटोप होते हैं, 6C12, 6C13 और 6C14। ये कार्बन के 3 समस्थानिक है, तीनों में नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है लेकिन मास है वो 12 है, 13 और 14 है। ऐसे बहुत सारे एलिमेंट है जिनके आइसोटोप बताए गए हैं। जैसे क्लोरीन के भी 2 आइसोटोप होते हैं, एक होता है 17 क्लोरीन 35 और एक होता है 17 क्लोरीन 37। ये 2 क्या है, क्लोरीन के भी आइसोटॉप्स बताए गए हैं, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज और बता देता हूं, जैसे अपने क्लोरीन का जो मास होता है वो 35 होता है या 37 होता है, और हम जब भी कोई कैलकुलेशन करते हैं तो उस कैलकुलेशन में हम क्या करते हैं, क्लोरीन का मास ना तो 35 लेते हैं और ना ही 37 लेते हैं। तो वो मास क्या होता है, तो हम मास क्या करते हैं, 35.5 ग्राम यूज करते हैं कि एक क्लोरीन का जो द्रव्यमान है वो 35.5 ग्राम होता है। तो ये 35.5 ग्राम कहां से आया, इस मास का तो कोई एटम ही नहीं होता। तो ये जो मास होता है ये दोनों एटम का क्या होता है, एवरेज निकाला हुआ होता है। अब ये एवरेज कैसे निकालते हैं मैं आपको आगे की क्लासेस में समझाऊंगा। ऐसे ही क्या होता है, कार्बन के भी तो 3 है, कार्बन का मास 12 भी होता है, 13 भी होता है, 14 भी होता है, लेकिन जब भी हम कैलकुलेशन करते हैं कार्बन का मास हम क्या करते हैं, 12 यानी 12 ही यूज करते हैं। तो ये 12 कहां से आया, तो ये कार्बन का क्या है, एवरेज है। ऐसे जितने भी एटम होते हैं जिनके आइसोटोप होते हैं उन सब का जो मास होता है वो हम कोई एक यूज करते हैं और वो उसका क्या होता है, एवरेज मास होता है, जिसके बारे में मैं आपको आगे की क्लासेस में बताने वाला हूं। इसके बाद आता है आइसोबार। आइसोबार क्या होता है, आइसोबार को हिंदी में कहते हैं समभारिक। तो नाम से आपको पता चल रहा होगा, समभारिक का मीन्स होता है जिनका भार यानी द्रव्यमान समान हो या मास समान होता है, उन्हें हम आइसोबार कहते हैं। तो ऐसे जितने भी एटम है जिनका मास सेम हो उन्हें हम आइसोबार कहते हैं। अब ये एटम कौन कौन से हो सकते हैं, तो नाइट्रोजन का अगर अपने एग्जांपल देखें, नाइट्रोजन का कंप्लीट सिंबल होता है 7N14। अब नाइट्रोजन का जो मास है वो 14 होता है,
तो एक कार्बन का जो आइसोटोप है थर्ड लास्ट वाला, जिसका सिंबल होता है 6C14, तो ये दोनों है जो एटम है, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के आइसोबार है, क्योंकि इस कार्बन का ये जो आइसोटोप, इसका भी मास 14 है, इसका भी मास 14 है, तो ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के आइसोबार कहलाते हैं। ऐसे ही कैल्शियम का सिंबल होता है 620Ca40, जिसका मास क्या होता है, 40 ग्राम होता है। ऐसे ही ऑर्गन है 18 नंबर पे आता है, और उसका एक आइसोटोप है, उसका भी मास क्या होता है, 40 होता है। तो ऐसे जितने भी एटम्स हैं जिनका मास सेम हो, अगर इसके आप डेफिनेशन दो तो दोज एटम विच हैव सेम नंबर ऑफ मास, मास तो सेम है बट नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है, अलग अलग है, डिफरेंट है। जिनका मास यानी द्रव्यमान समान हो लेकिन जिनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन अलग अलग हो, वो एक दूसरे के क्या है, आइसोबार कहलाते हैं। तो इसमें फर्स्ट वाले एग्जांपल में देखें, कार्बन का प्रोटॉन 6 होता है, नाइट्रोजन का 7 होता है, प्रोटॉन अलग अलग है लेकिन मास सेम है। सेकंड एग्जांपल में ऑर्गन 18 पे आता है, कैल्शियम 20 पे आता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन अलग अलग है लेकिन मास क्या है, सेम है। अब आइसोबार और आइसोटॉप के बारे में एक चीज बता देता हूं। आइसोबार में क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन अलग अलग है, तो आवर्त सारणी के अंदर कोई भी ऐसा एटम नहीं है जिसमें सेम प्रोटॉन हो, सब एटम के प्रोटॉन अलग अलग होते हैं। तो ये कहता है कि आइसोबार वो होता है जिनके प्रोटॉन अलग अलग होते हैं। इट मीन्स आइसोबार हमेशा अलग अलग एटम ही हो सकते हैं, सेम एटम कभी नहीं होते, अलग अलग एटम ही होते हैं। और आइसोटोप में क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होते हैं। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर सेम है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन अलग अलग एटम में तो सेम कभी नहीं होते, एक ही एटम के सेम होते हैं। इसलिए आइसोटॉप्स जो होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, सेम एटम के ही हो सकते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी है। इसके बारे में अगर आपको और भी कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन है वो कमेंट कर सकते हैं, आपको तुरंत उसका रिप्लाई दिया जाएगा। अब आते हैं आइसोटोन। आइसोटोन्स क्या होते हैं, आइसोटोन को हम कहते हैं सम न्यूट्रॉनिक। तो ऐसे जितने भी एटम्स होते हैं जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम होते हैं, जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होते हैं, सेम होते हैं, वो क्या होते हैं, आइसोटोन्स कहलाते हैं, सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम हो, जैसे हीलियम की अगर मैं बात करूं तो हीलियम का कंप्लीट सिंबल होता है 2He4, और 2He4 में अगर मैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की बात करूं तो एटॉमिक मास में से अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन को मैं माइनस करूं तो इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 2 आते हैं। ऐसा ही हाइड्रोजन का एक आइसोटोप है, जो तीसरा आइसोटोप है 1H3, जिसे हम ट्राइटियम कहते हैं। इसमें भी अगर मैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालूं तो 1H3 में 3 - 1 अगर मैं करूं तो इसमें भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या है, सेम आते हैं। तो ये भी क्या एक दूसरे के आइसोटोन्स होते हैं। तो यूनिवर्स के अंदर बहुत सारे ऐसे एटम हैं जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या है, आपको हमेशा सेम मिलेंगे। आया दोस्तों समझ में। फिर आते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक में। आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है, तो इन्हें हम हिंदी में बोलते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक। सम इलेक्ट्रॉनिक क्या होते हैं, ऐसे जितने भी एटम्स या आयन होते हैं जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो, इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है, सेम होती है, उसे हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। जैसे मैं कुछ एग्जांपल बताता हूं, जैसे अपने पास है नियोन Na+, Mg2+, Al3+, या F- या फिर O2- या N3-। अगर आपको ये कहा जाए इन सब एटम और आयंस के अंदर आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताइए कितने हैं,
तो न्यूट्रॉन नियोन है फर्स्ट एटम, नियोन 10 नंबर पे आता है, न्यूट्रल है, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है 10 है। सोडियम 11 नंबर पे आता है, लेकिन सोडियम पे एक प्लस चार्ज लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम है, तो इसमें भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 है। मैग्नीशियम 12 नंबर पे आता है, लेकिन इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन कम है प्लस 2 की वजह से, तो इसमें भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 है। एल्यूमिनियम 13 नंबर पे आता है और 3 इलेक्ट्रॉन कम है, इसका मतलब इसमें भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 है। फ्लोरीन 9 नंबर पे आता है और एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है क्योंकि एक माइनस लगा है, तो 9 + ए 1 10, तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन 10 है। ऑक्सीजन 8 नंबर पे आता है और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो इसमें भी क्या होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 होंगे। और नाइट्रोजन 7 नंबर पे आता है, इस पे 3 माइनस लगा हुआ है, तो इसमें भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे 10 होंगे। तो ये जितने भी एटम और आयन मैंने एक साथ बनाए जिनमें सब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 है, तो ये सारे क्या एक दूसरे के आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयन्स है, सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज बोलते हैं इनको। तो इसमें मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं कि आपको क्या है ऑर्गन के आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स बताने हैं कि ऑर्गन के आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स कौन होंगे। ऑर्गन 18 नंबर पे आता है, तो ऑर्गन में क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18 है। तो आपको कमेंट करके बताना है कि ऑर्गन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं और कौन कौन से ऐसे एटम और आयन है जो ऑर्गन के क्या होते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक होते हैं। तो ये थे अपने बहुत बेसिक बारीक जानकारी, जो नई केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं, पहली बार केमिस्ट्री को पढ़ रहे हैं, पहली बार 11th में आए हैं, या ऐसे बच्चे जो 12th में आ गए लेकिन उनको बेसिक पता नहीं है, या नीट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्या नीट और आईआईटी के अंदर ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जब भी आपको बेसिक जानकारी प्राप्त करनी हो तो आप ये वीडियो हमेशा देखिएगा, आपको हमेशा समझ आएगा। और आपके जितने भी ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनको बेसिक जानकारी नहीं है, आप उन्हें ये मेरा वीडियो शेयर कर सकते हैं और उन्हें इस वीडियो देखने के लिए कह सकते हैं। गारंटीड है कि उसके बाद उस बच्चे को बेसिक जानकारी जरूर होगी। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलिएगा, इन वीडियोस को लाइक करना ना भूलिएगा, और साथ ही अपने फ्रेंड्स से और खुद भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।